पिछले एपिसोड में आपने देखा मीर जाफर की गद्दारी के कारण सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध हार जाता है और भागकर अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद में आ जाता है। लेकिन मीर जाफर के आने की खबर सुनकर वह उसी रात अपना महल छोड़कर चला जाता है। अब अंग्रेज कंपनी भी अपने वादे के अनुसार मीर जाफर को मुर्शिदाबाद का नया नवाब बना देती है, जिसके बदले में अंग्रेज बहुत सा रुपया मीर जाफर से वसूलते हैं। अब देखिए आगे। इस धन के बंटवारे के समय छोटे से छोटे अंग्रेज अफसर को कम से कम 45,000 रुपए दिए गए। लेकिन अपने हिंदुस्तानी मददगारों के साथ क्लाइव और उसके साथियों ने एक बार फिर दगा की। इस तमाम साजिश में शुरुआत से अंत तक मुख्य हिस्सा अमीचंद का था। निसंदेह बिना अमीचंद की सहायता के न बंगाल में अंग्रेजों का व्यापार इतना बढ़ता, न वे चंद्रनगर पर विजय कर सकते थे और न सिराजुद्दौला को सूबेदारी की गद्दी से उतारा जा सकता था। एक सुनहरे दिन की आशा में अमीचंद ने सिराजुद्दौला के भारतीय दरबारियों और कर्मचारियों को विदेशी अंग्रेजों की ओर से रिश्वतें देने में अपने धन को पानी की तरह बहाया था। अमीचंद ने अपनी आत्मा, अपने राजा और कौम के साथ दगा की, लेकिन अंग्रेजों के साथ उसका व्यवहार बराबर सच्चा रहा। कहते हैं कि चोर चोर आपस में एक दूसरे के साथ बड़ा सच्चा व्यवहार करते हैं, लेकिन क्लाइव, वॉटसन और अंग्रेजों का व्यवहार अमीचंद के साथ इसके बिल्कुल विपरीत रहा। जो संधि अंग्रेजों ने मीर जाफर के साथ की थी उसमें 13 शर्तें थीं, लेकिन अमीचंद का उन शर्तों में कहीं जिक्र ही नहीं था। यह संधि सफेद कागज पर लिखी हुई थी। उसी के साथ एक दूसरी जाली संधि 14 शर्तों की थी, जो कि लाल रंग के कागज पर लिखकर अमीचंद को दिखाई गई थी, जिसमें एक 14वीं शर्त यह भी थी कि मीर जाफर को गद्दी दिए जाने के समय अमीचंद को 30 लाख रुपए नकद और उसके अलावा नवाब के तमाम खजाने का 5% दिया जाएगा। वॉटसन ने इस जाली संधि पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था, लेकिन क्लाइव ने लूशिंगटन नामक एक शख्स के हाथ से वॉटसन के जाली दस्तखत उस पर बनवा दिए थे। मीर जाफर के नवाब बन जाने के बाद एक दिन जगत सेठ के मकान पर जब पहली बार संधि पत्र पढ़कर सुनाया गया तो अमीचंद चकित होकर चिल्ला पड़ा, ये वह संधि नहीं हो सकती जो मैंने देखी थी, वह लाल कागज पर थी। इस पर क्लाइव ने शांति के साथ उत्तर दिया, ठीक है अमीचंद, किंतु यह संधि सफेद कागज पर लिखी हुई है। अमीचंद के दिल पर इसका जबरदस्त सदमा पहुंचा। बाद में स्वास्थ्य ठीक करने के लिए क्लाइव ने उसे तीर्थ यात्रा की सलाह दे दी। वह तीर्थ यात्रा के लिए गया, किंतु इसी सदमे में 1.5 साल के अंदर अमीचंद की मृत्यु हो गई। उन दिनों इंग्लैंड में जालसाजी की सजा मौत थी, किंतु क्लाइव ने पार्लियामेंट की कमेटी के सामने बड़े गर्व के साथ अपनी इस जालसाजी का जिक्र किया और उसके बदले में क्लाइव को लॉर्ड की उपाधि दी गई। इंग्लैंड में क्लाइव की एक मूर्ति खड़ी की गई और उसके सम्मान में और प्लासी की लड़ाई की याद में उसके लिए तमगे ढाले गए। कुछ दिनों के अंदर ही सिराजुद्दौला राजमहल नामक स्थान पर गिरफ्तार कर लिया गया। अपने उस वीर तथा शाही शत्रु के साथ कंपनी का व्यवहार अत्यंत लज्जाजनक रहा। 2 जुलाई को वह मुर्शिदाबाद लाया गया। कहा जाता है कि मीर जाफर उसे आदर के साथ मुर्शिदाबाद में नजरबंद रखना चाहता था, लेकिन उसी रात को मोहम्मद बेग नामक व्यक्ति ने सिराजुद्दौला का कत्ल कर डाला। अगले दिन सिराजुद्दौला का कटा हुआ शरीर हाथी पर रखकर मुर्शिदाबाद की गलियों में घुमाया गया। सिराजुद्दौला की हत्या के 2 दिन बाद क्लाइव ने सिलेक्ट कमेटी के नाम एक पत्र लिखकर बड़े गर्व के साथ अपने अंग्रेज मालिकों को सूचना दी, महाशयगण, सिराजुद्दौला खत्म हो चुका है। नवाब मीर जाफर उसको बख्शना चाहता था, किंतु नवाब के पुत्र मीरन और बड़े लोगों ने देश के अमन के लिए उसे मार डालना जरूरी समझा, क्योंकि
उसके शहर के पास आते ही जमींदार लोग बगावत करने लगे थे। निसंदेह जिन बड़े लोगों की बात क्लाइव अपने पत्र में कर रहा है, वो बड़े लोग और कोई नहीं बल्कि क्लाइव ही था। क्लाइव और उसके साथियों के दुष्कर्मों पर पर्दा डालने के लिए अंग्रेज इतिहास लेखकों ने आमतौर पर झूठे इल्जामों और नई नई जालसाजियों द्वारा सिराजुद्दौला के चरित्र को कलंकित करने का पूरा प्रयास किया। किंतु सिराजुद्दौला की सच्चाई, उसकी वीरता, उसके सौजन्य, उसकी योग्यता, उसकी दयाशीलता और उसकी ईमानदारी में किसी तरह का भी संदेह नहीं हो सकता। वास्तव में उसकी योग्यता के कारण ही इंग्लैंड के व्यापारियों ने अपने और अपनी कौम के भावी हित के लिए उसका नाश करना आवश्यक समझा। उसका वे खजाना भी, जो चांदी, सोने और जवाहरात से लबरेज था, इन विदेशियों के लिए काफी लालच की चीज थी। सिराजुद्दौला में कुछ दोष भी थे, और वे दोष थे, सबसे पहला तो सिराजुद्दौला के ये व्यक्तिगत दोष, दूसरा भारतीय जनता में राजनीतिक जागरूकता और उससे उत्पन्न होने वाले राष्ट्रीयता के भावों की कमी, और तीसरा उच्च श्रेणी के भारतवासियों के चरित्र की लज्जाजनक स्वार्थपरता और विश्वासघातकता। इन तीन बातों ने मिलकर न केवल सिराजुद्दौला का ही अंत कर दिया, बल्कि सिराजुद्दौला की लाश के साथ साथ भारत की आजादी को भी सदियों के लिए दफन कर दिया। कत्ल के समय सिराजुद्दौला की आयु 25 साल की भी नहीं थी। समस्त अंग्रेज इतिहास लेखकों में शायद कर्नल मालेसन ही एक ऐसा है जिसने सिराजुद्दौला के साथ इंसाफ करने की कोशिश की है। कर्नल मालेसन लिखता है, सिराजुद्दौला में और चाहे कोई भी दोष क्यों न रहा हो, उसने न अपने मालिक के साथ विश्वासघात किया और न अपने मुल्क को बेचा। इतना ही नहीं, कोई निष्पक्ष अंग्रेज सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिश रचने से लेकर उसके मरने के बीच के समय में घटित हुई घटनाओं पर इंसाफ से राय कायम करते हुए इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि शराफत के मयार पर सिराजुद्दौला का नाम क्लाइव के नाम से ऊंचा नजर आता है। उस शोकांत नाटक के प्रधान पात्रों में से अकेला एक सिराजुद्दौला ही ऐसा था जिसने कभी किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं की थी। साथियों, अगर इस घटना को ध्यान से देखा जाए तो प्लासी के मैदान में उस दिन भारत के अंदर अंग्रेजी राज की नींव रखी गई थी, जिसका श्रेय निसंदेह देशद्रोही मीर जाफर को ही मिलना चाहिए। आप लोग इस युद्ध के बारे में शायद एक बात नहीं जानते होंगे। प्लासी के इस युद्ध के बाद प्लासी के मैदान में एक एक पेड़ को अंग्रेजी अफसरों ने जड़ से उखड़वाकर इंग्लैंड में भिजवा दिया था, ताकि उनके इस छल वाले ऐतिहासिक युद्ध को इंग्लैंड में वह सदैव याद रखें। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि मीर जाफर के साथ अंग्रेजों का कैसा व्यवहार रहता है और मीर जाफर के शासन में बंगाल का क्या हाल होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।